गुड इवनिंग। एमसीएससी चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और अब आप लोगों को साइंस के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। साइंस के क्वेश्चन जो भी सेगमेंट में चलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे हुए होते हैं। कुछ वनडे एग्जाम्स में तो कुछ बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चन, लेकिन सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए तो आप लोग उसको ध्यान से देखा करें। और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि साइंस के हम लोग इतने चैप्टर्स पढ़ चुके हैं तो अब आप लोग को कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा, और साइंस में अब आप लोग को अच्छा भी लग रहा होगा पढ़ के। और जो आप साइंस के बारे में, पौधों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, मनुष्यों के बारे में आपको जानने को मिलती है कुछ नई चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें, तो इससे आप लोग को और भी अच्छा लगता होगा वीडियो देख के। तो चलिए इसी क्रम में हम आज आर्थिक वनस्पति विज्ञान का सेकेंड पार्ट है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कपूर, कासनी, वनीला उपरोक्त में से कौन से पादप उत्पाद हैं? केवल पहला, दूसरा, केवल तीसरा, केवल पहला और तीसरा, 1 2 3। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इनमें से जो कौन से हैं जो पादप उत्पाद है? पादप उत्पाद मतलब जिससे जिन पौधों के द्वारा हम कुछ प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, तो कौन कौन से हैं? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो कपूर जो होता है ये सिनामोमम कैम्फोरा नामक वृक्ष की छाल से बनाया जाता है, और ये एशिया में पाए जाने वाला सदाबहार वृक्ष है। कपूर जो है ये सिनामोमम कैम्फोरा नामक वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है और एशिया में पाया जाने वाला सदाबहार वृक्ष है। तो पहला आपका राइट हो गया। सेकंड है कासनी। कासनी को चिकोरी भी कहते हैं। ये एक जंगली हर्बल पौधों से प्राप्त होता है, और यह जो है यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक रूप से सड़कों के किनारे उगाया हुआ पाया जाता है। तो ये भी आपका राइट है। तीसरा है वनीला। वनीला जो होता है ये आर्किड फैमिली के पेड़ों में पाया जाता है, और जिनकी कई प्रजातियां अमेरिका, एशिया, न्यू गुयाना और पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। तो आपके कपूर, कासनी और वनीला ये तीनों जो है ये पादप उत्पाद हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया, 1 2 और 3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? इनमें से कौन सा पदार्थ है जो वृक्ष से प्राप्त होता है? हींग, शिलाजीत, सुहागा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। हम आपको इन सब के बारे में स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट हुआ था बायोलॉजी का, तो 2-3 वीडियो में ही ये सब डिस्कस हो गया था कि किस पौधे से, किस वृक्ष से क्या प्राप्त होता है। तो उसी से संबंधित ये भी चैप्टर्स हैं। तो आप लोग ज़रा इसको आंसर देने की कोशिश करें, देखें हम आप लोगों को कितना तैयार है, पिछला कितना आपको याद है। तो पहला ऑप्शन हींग, सेकंड है शिलाजीत, थर्ड है सुहागा, 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो हींग जो होता है ये पौधों से प्राप्त किया जाता है, और यह जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह अम्बेली फेरी कुल के संबंधित है। और फेरुला एसापोडिटा जो होता है, और फेरुला पोटिडा, फेरुला रूबिकालिस आदि के जड़ों से प्राप्त जो लेटेक्स को सुखाकर और राइजोम से हींग प्राप्त किया जाता है। अम्बेली फेरी की को एपिएसी कुल के अंतर्गत जाना जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा। हींग जो है ये वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पहला ऑप्शन पत्ता, सेकंड पंखुड़ी, थर्ड बाह्यदल, 4th है वर्तिकाग्र। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो केसर जो होता है ये सैफ्रॉन कोकस नामक पौधे के फूल के वर्तिका और वर्तिकाग्र से केसर मसाला प्राप्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? 4th वर्तिका और वर्तिकाग्र से हम केसर को प्राप्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है अफीम, फल, हींग, जड़, रबर, तना, कुनैन, कुनैन जड़। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, हम लोग बहुत लंबी डिस्कस किए थे, 2-3 वीडियो में हम लोग पौधों से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। तो अफीम का जो उत्पादन होता है ये पैपेवर सोमनीफेरम के अधपके फलों के दूध से होता है। और तो आपका ये पहला सही हो गया, अधपके फलों के दूध से होता है। और हींग जो होता है ये फेरुला प्रजाति के पौधों की जड़ों से होता है, ये भी आपका राइट है। जड़ और राइजोम दोनों से होता है ये हींग जो होता है, जड़ या राइजोम। और रबर जो होता है ये पौधों की तनों से निकले तरल पदार्थ
से होता है, या लेटेक्स कह सकते हैं उससे होता है, तनों के तरल पदार्थ से होता है, और कुनैन जो होता है ये सिनकोना पौधों की छाल से प्राप्त किया जाता है, ना कि जड़ से प्राप्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है ये गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही सुमेलित नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अफीम किस श्रेणी के दवा के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कि अफीम जो है किस श्रेणी के दवा के अंतर्गत आता है। अवसादकारी, उत्तेजक, विभ्रांतिकारक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अफीम का सेवन लोग कब करते हैं, आप तो इसको कॉमन सेंस से बता सकते हैं, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो अफीम जो है ये अवसादकारी स्वापक औषधि की श्रेणी के अंतर्गत आता है। अवसादकारी मतलब जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जो व्यक्ति मानसिक रूप से डिप्रेशन में रहता है, वो अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करता है, तो वो अफीम का प्रयोग करता है। और अफीम का जो प्रयोग है ये दर्द निवारक, मार्फिन, हेरोइन ड्रग आदि का संश्लेषण किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा, अवसादकारी दवा के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मुख्य मच्छर विकर्षक पदार्थ किससे प्राप्त होता है। मुख्य मच्छर विकर्षक मतलब उसको दूर करने वाले या उसको मारने वाले पदार्थ किससे प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन तुलसी, सेकंड है नींबू, थर्ड है नीम, फोर्थ है हल्दी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो मुख्य मच्छर जो विकर्षक होता है वो नीम से प्राप्त होता है, और नीम में जो है औषधीय गुण पाए जाते हैं। इनके बीज और पत्ती से भी दवा तैयार की जाती है। और तुलसी और हल्दी जो होता है वो प्रतिजैविक गुण पाए जाते हैं। और नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। नीम जो है ये मच्छर के विकर्षक पदार्थ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है। किनका प्रयोग मच्छर प्रतिकर्षी के तैयार करने में किया जाता है। कांग्रेस घास, एलिफेंट घास, लेमन घास, नट घास। तो जल्दी से बताइए कौन सा हो सकता है। तो लेमन घास से सिट्रोनेला नामक तेल निकाला जाता है, और इस तेल का जो प्रयोग किया जाता है वो मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में स्प्रे, लोशन या सिर्फ तेल के रूप में ही किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया, लेमन घास। लेमन घास जो है ये प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण होता है। तुलसी के पौधे का जो औषधीय महत्व है, औषधीय गुण है, वो किन की उपस्थिति के कारण होता है। कौन से इसमें चीज़ है जो तुलसी के पौधे में पाया जाता है। पहला ऑप्शन कार्बनिक अम्ल, सेकंड है कार्बनिक अम्ल, थर्ड है फिनाल एवं फ्लेवोनाइड, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कि तुलसी में क्या पाया जाता है जिसके कारण वो औषधि महत्व के लिए जाना जाता है। तो तुलसी जो होता है ये आसिमम सेक्टम एक औषधि पौधा है, और इनमें जो महत्वपूर्ण होते हैं ये फाइटो रसायन पाए जाते हैं, जो अपने प्रदाहनाशी और प्रतिऑक्सीकारक गुणों के कारण विभिन्न गंभीर रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। और तुलसी के पत्तों के अर्क में फ्लेवोनाइड, सेपोनिन, ग्लाइकोसाइड, फिनाल आदि उपस्थित होते हैं, जो कि औषधीय गुणों से वृद्धि करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, फिनाल और फ्लेवोनाइड। आप तुलसी का पौधा देखे होंगे, ऐसे पत्तियां होती है जो ऊपर उसके फूल और बीज निकल जाते हैं, तो वही बता रहा कि पत्ते के अर्क में यही है उसका अर्क है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। ऑक्सीटोसिन, हार्मोन्स, एक्सपार्टम, संश्लेषित मधुरक, नियोप्रीन, विशिष्ट रबड़, रेयान, रूपांतरित स्टार्च। तो जल्दी से बताइए कौन सा इसमें है जो सही सुमेलित नहीं है। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है ये एक हार्मोन है, ये आपका राइट है। स्पार्टम ये संश्लेषित मधुरक है, ये भी आपका राइट है। नियोप्रीन और रबड़ ये भी आपका राइट है, रबड़ जो होता है ये नियोप्रीन होता है। और रेयान दे रहा है रूपांतरित स्टार्च, ये आपका गलत है। रेयान जो होता है ये विनिर्मित फाइबर होता है, जिसे प्राकृतिक स्रोतों जैसे वृक्ष या अन्य कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है, ये रूपांतरित स्टार्च नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है रॉन्ग हो गया, तो यही आपका सही सुमेलित नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। पहला ऑप्शन है स्किली पीएडीसी, सेकंड है मोरेशी, थर्ड है ग्रेमिनी, फोर्थ है मालवेशी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो टापा कपड़ा बनाने के लिए सहतूत परिवार, जिसे मोरेशी कुल का भी कहते हैं,
के पौधों की आंतरिक छाल का उपयोग किया जाता है। और टापा वस्त्र जो होता है ये प्रशांत महासागर के द्वीपों में मुख्य रूप से टोंगा, समोआ और फिजी में बनाया जाने वाला एक वर्क क्लोथ है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ये मोरेशी कुल का पौधा है, टापा कपड़ा जिससे बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है चुकंदर चीनी, सेकंड है शहद ग्लूकोज और फ्रक्टोज, थर्ड है कपास सेलुलोज, फोर्थ है दुग्ध लैक्टोज। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन से सही नहीं कौन से सही सुमेलित है, कूट में बताना आपको। पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, 1, 2, 3, 4। तो जल्दी से बताइए कौन कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो पहला चुकंदर से चीनी बनाया जाता है, ये तो आपको पता होगा कि चुकंदर से चीनी भी बनता है, ये राइट है। शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, ये भी आपको पता है। कपास जो है ये कपास में सेलुलोज पाया जाता है, ये भी आपका राइट है। दूध में लैक्टोज, ये भी आपको पता है कि दूध में लैक्टोज पाया जाता है, तो ये भी राइट है। तो आपका कौन सा कूट सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये चारों आपके राइट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन आर्थिक आधार पर पौधों की श्रेणियों में शामिल है? आर्थिक आधार पर पौधों की श्रेणी में कौन से शामिल है? आर्थिक मतलब जिससे हमको इनकम प्राप्त होता है या व्यापारिक स्तर पे जो होते हैं। तो पहला ऑप्शन है रेशे प्रदान करने वाले पौधे, सेकंड है खाद्यान्न प्रदान करने वाले पौधे, थर्ड है रबर प्रदान करने वाले पौधे, फोर्थ है मसाले प्रदान करने वाले पौधे और फिफ्थ है सूखे मेवे प्रदान करने वाले पौधे। तो कूट में बताना है कि कौन कौन से हैं जो आर्थिक आधार पर पौधों की श्रेणियों में शामिल हैं। 1, 2, 3, 2, 4, 5, 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो देखते हैं, रेशे प्रदान करने वाले पौधे, ये तो आपका राइट हो गया। रेशे मतलब जो कपास उत्पादन किया जाता है, तो ये व्यापारिक स्तर पर ही किया जाता है कपास का उत्पादन। सेकंड है खाद्यान्न प्रदान करने वाले पौधे, खाद्यान्न मतलब जिसमें चावल, गेहूँ ये सब आते हैं, तो ये भी आपके राइट हो गए, ये भी आर्थिक आधार पर महत्वपूर्ण है। तीसरा है रबर प्रदान करने वाले, जिससे लेटेक्स निकाला जाता है, रबर बनता है, ये भी आपके व्यापारिक स्तर के हैं। मसाले भी आपके व्यापारिक स्तर या आर्थिक आधार पर किए जाते हैं, और सूखे मेवे को भी आपका आर्थिक आधार पर किया जा सकता है। तो आपका ये जो है सभी आपके करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 व 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन प्रमुख खाद्यान्न फसल में शामिल नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन से हैं जो प्रमुख खाद्यान्न फसल में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है गेहूं, धान, जौ, बाजरा। तो जल्दी से बताइए कौन कौन से हैं जो इसमें खाद्यान्न फसल नहीं है। तो खाद्यान्न फसल क्या होते हैं? ये जो है घास कुल या ग्रैमीनी कुल के पौधों से हैं जिनमें दाने के लिए उगाया जाता है, और ये फसलें संपूर्ण विश्व में भरण पोषण का प्रमुख आधार प्रदान करते हैं, और इनको कई वर्गों में शामिल भी किया गया है, जैसे प्रमुख खाद्यान्न, मोटे अनाज, लघु उद्यान। तो आपके जो प्रमुख खाद्यान्न के अंतर्गत आते हैं वो गेहूँ, धान, जौ इस टाइप के फसल आते हैं। मोटे अनाज में जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा ये सब आ जाएंगे। लघु खाद्यान्न जो होते हैं इसमें मंडुआ, कोंदो, सावा, काकून, चेना, कुल्टी ये सब शामिल होते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा? आपका ये बाजरा जो है ना, ये मोटा अनाज है, ना कि खाद्यान्न फसल है। ओके, तो गेहूं, धान, जौ जो है ये खाद्यान्न फसलें हैं, बाजरा जो आपका है ये मोटे अनाज है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन लघु खाद्यान्न फसल में शामिल है? अभी मैंने बताया कि लघु खाद्यान्न फसल में कौन कौन से शामिल है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। कोट में आंसर देना है, केवल पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, चौथा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, उपयुक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। लघु खाद्यान्न में कौन कौन से हैं, जिसे स्मॉलर बोलते हैं या माइलेट्स बोलते हैं? तो इसके अंतर्गत कोंदो तो भी शामिल है, काकून भी शामिल है, रागी भी है, चेना भी है, कुल्टी भी है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो ये रागी जो होता है ये भी ग्रैमीनी कुल का पौधा होता है, और इनकी खेती जो है दाना प्राप्त करने के लिए किए जाता है, और इनके जो दाने के साथ इनमें फसल जो है जानवरों के चारा के लिए भी प्रयोग होता है, और इनके दाने का जो प्रयोग है वो भोजन और औद्योगिक रूप में भी किया जाता है। दाने को पीसकर आटा तैयार करके रोटी भी बनाई जाती है, दाने को उबालकर चावल की तरह भी खाया जाता है। तो रागी आपका कई तरह से इम्पोर्टेंट हो गया। और कांगनी या काकून जो होता है इसका जो वनस्पतिक नाम होता है ये सिटेरिया इटालिका होता है, ये भी ग्रैमीनी कुल के होते हैं। इनकी खेती दाना उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, और जो दाने का प्रयोग है रोटी बनाने के लिए किया जाता है, और साथ ही दूध में उबालकर काकून खाया भी जाता है। तो ये भी आप जान गए होंगे। चीनी और चेना जो होता है इसका वनस्पतिक नाम जो होता है ये पेनिकम मिलेशियम
होता है और ये भी ग्रेमिनी कुल का है। ये जो है लघु धान्यों के समान ही चीना की खेती भी दाने के लिए किया जाता है और बहुत कम समय में तैयार होने के कारण इसका उपयोग मनुष्य के आहार और पशुओं के चारे के लिए किया जाता है। तो आपका उपर्युक्त सभी जो है राइट हो जाएगा, सभी आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा खाद्यान्न मधुमेह रोगियों के लिए उत्तम आहार है? पहला ऑप्शन गेहूं, सेकंड मक्का, थर्ड है मंडुआ, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, मंडुआ। मंडुआ जो होता है मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही उत्तम और पौष्टिक आहार होता है। ये जो होता है ये ग्रेमिनी कुल का होता है और इनकी जो खेती होती है दाना प्रदान करने के लिए की जाती है, दाना प्राप्त करने के लिए की जाती है। और इन दाने के साथ साथ जो इनका फसल होता है वो जानवरों के चारे के लिए प्रयोग होता है और दाने का प्रयोग भोजन और औद्योगिक रूप में भी किया जाता है। दाने को पीसकर आटे के रूप में तैयार किया जाता है जिससे रोटी बनाई जाती है और इनका जो दाना या बीज होता है उसको चावल की तरह भी खाया जाता है और दाने में उत्तम गुड़ वाला शराब भी तैयार किया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह जनता का मुख्य भोजन भी हो जाता है और इसमें जो है मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही उत्तम आहार है। इसमें प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो 7.2% होती है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये 72.7% होता है और फैट जो होता है 1.3% होता है और खनिज उसमें जो पाए जाते हैं वो 2.24% पाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त जो है इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन ए और विटामिन डी भी पाए जाते हैं। तो रागी या मंडुआ जो होता है ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? आपको बताना है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई। पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, आप लोग फटाक से इसका आंसर दे दीजिए। आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा क्योंकि मैम आप लोग को हिस्ट्री पढ़ा रही हैं जो आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इस क्वेश्चन में तो आप लोग को दिक्कत हो ही नहीं सकती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो गया, नवपाषाण काल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चावल में स्टार्च की मात्रा होती है, स्टार्च या मंड, स्टार्च को मंड भी बोलते हैं, तो कितनी होती है? 65%, 70%, 35%, 90%। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। चावल में स्टार्च की मात्रा कितनी होती है? तो चावल में जो स्टार्च की मात्रा होती है ये 90% होता है और इसमें प्रोटीन जो होता है वो 8 से 10% होता है। और चावल जो है ये ग्रेमिनी कुल का पौधा है, इसका जो वनस्पतिक नाम है वो राइजा सटाइवा होता है। और जापान के वैज्ञानिक ने धान की एक ऐसी प्रजाति तैयार की है जिसमें हैजे की बीमारी का टीका समाहित है और जल्दी ही टीके जो होते हैं ये चावल को विकासशील देशों के गरीबों तक पहुंचाए जाएंगे। जो ये टीका वाला चावल है वो विकासशील देशों में भी पहुंचाया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। 90% स्टार्च या मंड पाए जाते हैं चावल में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, गेहूं में प्रोटीन की मात्रा होती है, गेहूं में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 20 से 25%, सेकंड है 10 से 17%, थर्ड है 30 से 36%, 4 है 60 से 65%। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो गेहूं में स्टार्च की जो मात्रा होती है वो 60 से 70% होती है। स्टार्च की मात्रा 60 से 70% स्टार्च होता है, स्टार्च या मंड होता है। लेकिन इसमें पूछा क्या है? प्रोटीन की मात्रा पूछा है। तो प्रोटीन की जो मात्रा होती है 10 से 17% होती है और इसका जो प्रयोग होता है गेहूं का वो चपाती व डबल रोटी बनाने में, मैदा बनाने में, सूजी मनुष्यों के लिए सूजी बनाने में, भूसा पशुओं के खाने के काम आता है। और गेहूं जो होता है ये भी आपका 1 वर्षीय पौधा है, ग्रेमिनी कुल का है। इसका जो वंश होता है वो ट्रिटिकम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें 2 जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, पुरातात्विक आलेखों के अनुसार उपयोगी फसलों की खेती सर्वप्रथम कहाँ की गई? जो पुरातात्विक आलेख मिले हैं या अभिलेख मिले हैं उनके अनुसार जो उपयोगी फसल की खेती सबसे पहले कहाँ की गई? पहला ऑप्शन है जाग्रोस पर्वतों की ढलानों पर, सेकंड है उत्तरी इराक के टिग्रिस घाटी पर, थर्ड है यूफ्रेटिस की घाटियों में, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये जो फसलों की खेती का सर्वप्रथम जो खोज हुआ था वो जाग्रोस पर्वत में भी हुआ था। जाग्रोस पर्वत जो है ये ईरान के पास पड़ता है, उत्तरी इराक के टिग्रिस घाटी, टिग्रिस ये नदी होती है, ये टिग्रिस घाटी और यूफ्रेटिस की घाटी में पाया जाता है। ये जो होता है यूफ्रेटिस जो होता है ये इसकी उत्पत्ति तुर्की में होती है और ये पश्चिमी एशिया के सबसे लंबी ऐतिहासिक नदी घाटियों में से एक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। तीनों स्थान पे सबसे पहले उपयोगी फसलों की खेती की गई थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं,
चावल को किसके साथ मिलाकर खाने पर चावल का जैविक मूल्य बढ़ जाता है? दाल के साथ, सब्जी के साथ, एक व दो, दोनों के साथ, ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो जैविक मूल्य, जैविक मूल्य क्या होता है? ये जो है शरीर की वृद्धि और रखरखाव के लिए बनाए गए प्रोटीन के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है और ये अवशोषित नाइट्रोजन के प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो ये जो है चावल को किसके साथ, तो चावल को दाल के साथ मिला के खाने पर इसका जैविक मूल्य बढ़ जाता है, कि मतलब ये ज़्यादा ही फायदेमंद करता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चावल का वानस्पतिक नाम क्या है? आपको बताना है चावल का वानस्पतिक नाम क्या है। ट्रिटिकम एस्टिवम, ओराइजा सटाइवा, एक व दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ट्रिटिकम एस्टिवम जो होता है ये आपका गेहूं का है, ये गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। और ओराइजा सटाइवा जो है ये चावल का वानस्पतिक नाम है। और चावल जो होता है ये ग्रैमिनी कुल का पौधा है, यह एक स्वपरागित फसल है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया, ओराइजा सटाइवा चावल का वानस्पतिक नाम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में किस वर्ष को मनाया था? वर्ष 2002, वर्ष 2004, वर्ष 2006, वर्ष 2008। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष 2004 को मनाया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, चावल पूरे विश्व के कितने % मनुष्यों का मुख्य भोजन है? आपको बताना है चावल कितने % मनुष्यों के मुख्य भोजन है। 60%, 70%, 80%, 45%। तो जल्दी से बताइए कितना हो सकता है। तो चावल जो है पूरे विश्व में 70% मनुष्यों का मुख्य भोजन है। और पुआल, कागज़ और चटाइयाँ बनाने के भी काम आता है चावल का जो पुआल होता है वो कागज़ और चटाई बनाने में भी काम आता है। तो 70% लोगों का मुख्य भोजन जो है ये चावल ही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा चावल का प्रमुख किस्म है? आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो चावल का प्रमुख किस्म है। आस, अमन, बोरो, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो चावल जो होता है ये भी मैंने बताया कि ये ग्रैमिनी कुल का पौधा है, इसका वानस्पतिक नाम जो है ओराइजा सटाइवा है और यह एक स्वपरागित फसल है। और इसको जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में घोषित किया। और पश्चिम बंगाल तथा तमिलनाडु में चावल की 3 किस्में उगाई गई हैं, जिसमें आश, अमन और बोरो है। आश जो होता है ये सितंबर अक्टूबर में उगाया जाता है, सितंबर अक्टूबर में उगाया जाता है आश। अमन जो होता है ये जाड़ों के सीज़न में उगाया जाता है और बोरो जो है ये गर्मी में उगाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया, उपर्युक्त सभी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन, अनाज के दाने के भागों में शामिल है। अनाज के दानों के भागों में कौन कौन सा शामिल है? पहला ऑप्शन भूसी, सेकंड ब्रूडपोष, थर्ड ब्रूड, फोर्थ उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो जो अनाज के दाने होते हैं, आप देखे होंगे कि अनाज के दाने ऐसे होते हैं, उसके ऊपर कुछ भूसी होती है, फिर उसके ऊपर से हल्का सा परत होता है, फिर अंदर वाइट होता है। तो जो सबसे ऊपर होता है ये भूसी होती है, जो कवर होता है उसके ऊपर। जैसे गेहूं है तो गेहूं पे देखिए भूसी निकाल देंगे तो पीला सा दिखाई देगा, तो ये पीला जो होता है ये भ्रूणपोष होता है। और उसके अंदर जो वाइट कलर का होता है वो आपका भ्रूण होता है। तो ये आपका तीनों जो है उपर्युक्त सभी पाए जाते हैं। चावल के दाने में जो 3 भाग होते हैं, जो बाहरी झिल्ली होती है वो एल्लुरोन की बनी होती है, और भ्रूणपोष और अंकुर भाग ये तीनों आपके पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो राइट हो जाएगा। और जो दाने की भूसी के नीचे जो पाए जाने वाले एल्लुरोन जो परत होती है उसमें प्रोटीन, थायमिन, लोहा और फास्फोरस पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। तो इस प्रकार फ्रेंड आज का क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग एंजॉय के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे। और आप लोग प्लीज़ पिछला वीडियो जो है उसको फिर से देख लीजिए, जिससे आप लोग को रिकॉल हो जाए कि हम जो केसर के बारे में पढ़े थे, हल्दी के बारे में पढ़े थे, चावल के बारे में पढ़े थे, जो भी हम लोग पढ़े थे उससे क्वेश्चन इधर रिपीट हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ उसको रिवीजन कर लीजिए, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो आज के लिए बस इतने ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।